और बच्चों लोग क्या हाल है आप लोगों का। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपका लेक्चर नंबर 5। ओके, तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 फॉर योर वेव्स। दिस इज लेक्चर 5। देखिए लेक्चर 5 में अब हम लोगों को जो पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आपका बाउंड्री इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ना है तो हमें बाउंड्री इफेक्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए बाउंड्री इफेक्ट में क्या होता है, बाउंड्री इफेक्ट। देखिए अगर हम बाउंड्री इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन इन दी बाउंड्री। तो अगर हम बाउंड्री की बात करें तो हमारे पास दो तरह की बाउंड्री होती है। एक होती है हमारे पास रिजिड बाउंड्री। ठीक, तो पहले हम रिजिड बाउंड्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम ये बोलें आपसे कि हमारे पास ये कोई रिजिड सपोर्ट है यहां पर, और हमने यहां पर एक स्ट्रिंग के यहां पे हमने उसको फिक्स कर दिया। अब हमने क्या करा, हमने यहां पर एक पल्स जनरेट कर दिया। दिस इज दी पल्स। ये एक हमने इधर पल्स को इस तरह से जनरेट कर दिया। तो ये जो पल्स जा रही है इधर की तरफ, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो y इंसिडेंट जो है हमारे पास, उसको इंसिडेंट बोलेंगे, इंसिडेंट। तो क्या होगा हमारे पास y इंसिडेंट, तो y इंसिडेंट जो होगा, ये जो होगा इसको हम बोलेंगे, ये होगा हमारे पास a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा। तो ये हमारा यहां पे एक पल्स है, ये इस तरह से जा रहा है। तो इसकी अगर मुझे इक्वेशन लिखना है y इंसिडेंट अगर हम लिख लें तो हम क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ये हमारा इंसिडेंट हुआ। अब देखिए अगर हमारी पल्स जब यहाँ पे पहुँचेगी, इस तरह से जब ये पल्स जा रही है, तो ये जब पल्स यहाँ पे पहुँचेगी तो अब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब पल्स पहुँचेगी तो इस पे क्या होगा कि यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, यानी हैवी मीडियम अगर है आपका, यानी फिक्स्ड है, ठीक है, या रिजिड है इस तरह का, तो अगर ये हमारे पास है, इसको डेंसर मीडियम भी कहते हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं लूंगा तो कोई मीडियम होगा, हैवियर मीडियम, तो कुछ ट्रांसमिट भी करेगी। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स ये ऊपर उठाना चाहेगा। अब इसके पार्टिकल्स हैवियर है तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो जब नीचे की तरफ पुश करेंगे तो एक वेव रिफ्लेक्टेड बनेगी। अब यहाँ से दिस इन दिस वे, और ये क्या कर रही होगी, ऐसे वापस आ रही होगी। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। तो वाई रिफ्लेक्टेड क्या होगा इसमें, देखो समझना। वाई रिफ्लेक्टेड जो होगा तो हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये तो हो गया कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है, बिल्कुल सही है। अब रिफ्लेक्ट दो तरह से हो सकती थी, या तो रिफ्लेक्ट ये ऐसे ही जाती, कैसे जाती, ऐसे आई और ये ऐसे ही वापस चली जाए, तब भी रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये इक्वेशन हो गई। लेकिन क्या हुआ, इन दोनों में फेज का चेंज आ गया। कितना फेज चेंज आया है, पाई का। कितने का चेंज आया बताओ, पाई। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, पाई का चेंज आ रहा है। अब हम क्या बोलें, अगर इस तरह का चेंज आ रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं साइन। अब देखो अगर हम इसको थीटा अज्यूम मान लें, थीटा, तो साइन थीटा प्लस पाई कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या लिख देंगे, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो हमें यह बात ध्यान रखनी है कि अगर रिजिड बॉडी होती है, कैसी होती है, रिजिड, तो फेज डिफरेंस कितना आता है, तो फेज डिफरेंस। तो अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, यानी फाई, दैट शुड बी पाई। ये हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, तो रिजिड बाउंड्री हो या डेंस बाउंड्री हो। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास होता है फ्री बाउंड्री। क्या होता है, फ्री बाउंड्री। अगर हम फ्री बाउंड्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बोलो, फ्री बाउंड्री। तो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास ये एक ऐसे रॉड है, ठीक, और हमने यहां पर उसको इस तरह से बना दिया, और ये हमने ऐसे इस तरह से इसको बनाया, और ये तो हमने एक यहां पे पल्स जनरेट कर दिया। अब देखो क्या होगा, जब ये पल्स मूव करती हुई इसकी तरफ आएगी तो ये जो हमारे पास बीट्स है वो किधर चला जाएगा, कुछ ऊपर की तरफ, यानी ये कुछ ऐसे उठ जाएगा कि नहीं, ये ऐसे उठ जाएगा। अब जब ये ऐसे उठ जाएगा ऊपर की तरफ तो अब क्या होगा, अब होगा क्या, तो अब इसमें जो हमारा पल्स होगा वो कैसे आएगा, देखो
तो हमारा जो पल्स होगा वो अब बीट फिर नीचे आ जाएगी। तो ये कैसे चल रही होगी, ऐसे करके चलेगी। तो ये क्या है, इंसिडेंट, और ये क्या है, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये कैसी बाउंड्री है, फ्री बाउंड्री। अब बताओ इंसिडेंट क्या है इसमें, तो y इंसिडेंट जो है वो क्या है हमारे पास, वो है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y रिफ्लेक्टेड क्या है, तो y रिफ्लेक्टेड जो है वो है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, लेकिन कैसी बाउंड्री है, फ्री। तो बताओ फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है, 0, यानी फाई शुड बी 0। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। क्लियर है बात, बोलो यहां तक समझ में आ रही है चीज, ओके। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन में और ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें तो देखो रिफ्लेक्शन में क्या हो सकता है और ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो याद रखना, पहली चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज नॉट चेंज व्हेन it going when it transmitted in denser और rarer मीडियम, यानी अगर वो किसी मीडियम में ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, तो अगर वो मीडियम हमारा डेंसर हो या रेयरर हो तो क्या चेंज नहीं करती, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी नेवर बी चेंज। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रांसमिटेड इन डेंसर और रेयर मीडियम। ठीक, दूसरी बात हमें क्या याद रखना है, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ, स्पीड and amplitude, wavelength, speed are change। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो होगी अगर हेवियर मीडियम है तो एनर्जी क्या करेगी, उसके ऑसिलेशन को कम कर देगी, ठीक है ना। और अगर हमारा ऑसिलेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका लैम्डा भी छोटा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो ये चीजें आपकी चेंज कर जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपका frequency of wave is not changed when it transmitted in denser or rare medium। ठीक, amplitude, lambda, speed are change of a wave, when it transmitted in denser or rarer मीडियम, डेंसर और रेयरर मीडियम। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। बनाइए जल्दी से इसको, डन, ओके। अब देखो इसमें एक और चीज समझना है हमें, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। तो देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव या सुपरपोज भी कहते हैं ऑफ वेव्स। तो अगर हम तुमसे ये बोलें कि हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं, बहुत सारी वेव हैं, और मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रही हैं, तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि सारी वेव की वजह से इंडिविजुअली जो वाइब्रेशन है, जैसे हमने ये बोला तुमसे कि ये मेरा कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहाँ पे एक वेव आ रही है इस तरह से, ये दिस इज दी वेव। इस वेव की इक्वेशन है y1 जो है वो है आपका
A1 साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स, ये है। ठीक, तो इसका कितना वाइब्रेशन होगा, यानी कितना एम्पलीट्यूड होगा, तो आप बोलेंगे सिंपली A1 करेगा। अब मान लो यहीं पर एक और वेव आ जाए, ठीक है, यहां पे हमारे पास एक और वेव आ गई है, ये भी इसी पॉइंट पे आ रही है। अब ये जो वेव है इसका है A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब क्या करेंगे, तो अब इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों के रिजल्टेंट के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो क्या, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहती है कि नेट डिस्प्लेसमेंट वाई नेट जो होगा वो वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल वेव्स का, जैसे हमने किस में करा था, बताओ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था ना, किस में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था आपका ग्रेविटेशन में। यहां पे अपने पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाली थी, तो ये आ गया। तो अगर हम इसको अब लगाएंगे तो हम इसको पता कर लेंगे। दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से आप लोग, फिर हम लोग इसमें आगे अब बात करते हैं, थोड़ा सा और इसमें आगे चलेंगे और इसको हम देखेंगे किस तरह से हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो हम लोगों को पढ़ना है स्टैंडिंग वेव। अब देखो स्टैंडिंग वेव क्या होती है, कैसे बनती है, ये थोड़ा सा हम लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव हम लोग देखना चाहते हैं, तो आइए देखिए समझते हैं स्टैंडिंग वेव। ये मिटा दें, ओके। देखिए, अगर हम स्टैंडिंग वेव की बात करें, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव या इसको कहते हैं स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। अब देखो ये क्या होती है, पहले इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दो कंडीशन क्या है कि दो वेव जो है वो एक ही मीडियम में होनी चाहिए, ठीक, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए और सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम एम्पलीट्यूड है और सेम फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो क्या होगा कि हमारी वेव जो है वो स्टैंडिंग वेव बनाने के कैपेबल हो जाएंगी, ठीक। दूसरी बात, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या करना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है इसकी, देखो, स्टैंडिंग waves are formed when two waves of same amplitude and same frequency are move in same medium but opposite in direction, कैसे चलना चाहिए, opposite in direction, and they superimpose, and they are super impose, मतलब सुपर पोजिशन होना चाहिए, सुपर इंपोज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। दूसरी बात, एनर्जी इन द स्टैंडिंग वेव इज नॉट ट्रांसमिटेड, एनर्जी इन द स्टैंडिंग वेव is not transmitted, it is confined between two points, but particle of medium starts to
स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। लेकिन जो एनर्जी उसके पास आएगी वो क्या करेगी, वो आपकी जो वेव है वो पार्टिकल को देके उनको ऑसिलेट कराएगी और वो क्या करेंगे, एसएचएम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास। अब हम इसको देखना चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा हमारे पास। हम अगर मान लें कि स्टैंडिंग वेव अगर है हमारे पास, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये है इस तरह से, ये एक रिजिड सपोर्ट है मेरे पास, और यहां से एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया और ये एक रिजिड सपोर्ट है मेरे पास, ये इस तरह से मैंने ले लिया। ठीक, अब अगर मैं यहां पे इसको प्लग कर दूं, तो प्लग करूंगा ऐसे अगर प्लग करूंगा तो ऐसे ऊपर भागेगा, तो जब ये ऊपर भागेगा तो कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। अब ये इसको ऊपर उठाना चाहेगा, ये भी ऊपर उठाना चाहेगा, तो वेव कैसे आ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। अब देखो, अगर ये इंसिडेंट वेव है तो ये कैसी वेव हो गई, रिफ्लेक्टेड। तो जो एनर्जी होगी वो यहीं पर रहेगी और क्या करेगी, ये वाइब्रेट करेगी इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड हो गई। क्या हो गई, स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड हो गई। अगर हम इसको बनाना चाहें, अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, देन हाउ इट कैन बी मेड, इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें एक एनालिटिकल व्यू होता है आप लोगों का। तो अगर हम एनालिटिकल व्यू के बारे में बात करें, एनालिटिकल का मतलब होता है कि मैथमेटिकली आप उसको कैसे बनाएंगे। तो देखो, मैथमेटिकली अगर हम बनाने की बात करें, एनालिटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ठीक, एनालिटिकल ट्रीटमेंट अगर हम इस पे कर रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि y1 यानी इंसिडेंट अगर है हमारे पास, तो वो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। ठीक, अच्छा, अगर रिफ्लेक्टेड वेव है हमारे पास y2, तो हमने मान लिया वो रेयर मीडियम से या फ्री बाउंड्री से आ रही है, तो हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बिल्कुल सही है। अब ये दोनों एक ही मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी। देखो ऐसे समझो कि अगर मेरे पास, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, देखो अगर मेरे पास देखिए, अगर मेरे पास ये ऐसे दो वेव चल रही हैं, ये ऐसे चल रही है और मान लीजिए ये वेव ऐसे चल रही है, समझना ध्यान से, ये ऐसे मूव कर रही है और ये ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ये है इस तरह से। ठीक, अब क्या होगा, जब ये ऐसे चल के आएंगी तो क्या होगा कि ये ऐसे आ जाएंगी कहीं पर। सोचो, जब ये ऐसे चल रही है तो जब ये ऐसे आएंगी तो ये यहां पे इस तरह से आ जाएंगे। फिर एक जगह क्या होगा कि ये इस तरह से आ जाएंगे, ध्यान से समझना, ये इसके ऊपर पूरा आ जाएगी इस तरह से, और ये इधर की तरफ नीचे पूरा इस तरह से आ जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। होगी कि नहीं? फिर क्या होगा कि ये वेव ऐसे नीचे चली जाएगी और ये वाली वेव ऐसे आगे मूव कर जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, तो यहां पे कोई वाइब्रेशंस नहीं होंगे। तो ये तो तरह से ट्रैवलिंग वेव हो गया, ये मूव करती हुई जा रही है। तो ये सुपर इंपोजिंग इसी तरह से होती है। तो ये सुपर इंपोजिंग समझ में आ रहा है? इस तरह से सुपर इंपोजिंग होगी। यहां पे आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा कि नहीं भाई? अगर इसका एम्पलीट्यूड a है तो यहां पे a प्लस a, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। समझ रहे नहीं बात को? तो इस तरह से हम उसका एम्पलीट्यूड देख पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से मूव करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे मूव कर रही है तो। अब अगर हम यहां पे बात करें एनालिटिकली, तो देखिए क्या होगा हमारे पास। ठीक है, आइए देखिए, रब कर दें। ओके, देखो अब तो अगर हम इसकी बात करें तो सुपर इंपोजिंग होगी। तो सुपर इंपोजिंग में क्या मिलेगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो y नेट क्या होगा हमारे पास, तो हम y नेट अगर लिखें यहां पे तो हमारे पास होगा y1 प्लस y2। तो हम क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी
ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये होगा हमारे पास। अब हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अब यहां पे ए, अच्छा इसका यहां फॉर्मूला मैं तुम्हें लिख दे रहा हूं, क्या होता है फॉर्मूला, सिंस साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो 2 साइन, ऐड करो दोनों को, इसको और इसको, तो के एक्स खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2 ओमेगा टी बाई 2, फिर इंटू कॉस, करो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो तो ये खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा -2 के एक्स बाई 2। ओके, तो वाई नेट क्या आ रहा है हमारे पास, तो 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, वाई नेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। अब देखो इसके अंदर दो टर्म होते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर वेव। कैसी वेव, स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव नहीं है। ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव में और स्टैंडिंग वेव में यही फर्क होता है, क्या होगा कि इसमें दो टर्म होंगे, जिसमें एक x के साथ वेरी करेगा और एक t के साथ वेरी करेगा। तो ये जो टर्म तुम देख रहे हो, ये वाला, ये टर्म, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है इसको, एम्पलीट्यूड। कैसे, क्यों, क्योंकि जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यानी वो एक्स पे वेरी कर रहा है, यानी अच्छा। और ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा फेज। क्या होता है ये तुम्हारा फेज, ये फेज होगा। तो फेज में क्या होगा, तो फेज में आपको ये पता चलेगा कि आउट ऑफ फेज चल रहा है या सेम फेज में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एम्पलीट्यूड हो गया हमारा। तो एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास, एम्पलीट्यूड, तो जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो है 2a साइन 2a कॉस के एक्स। और फेज क्या है हमारे पास, फेज, तो फेज है हमारे पास ओमेगा टी, ये फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, वो कहां पे मैक्सिमम होगी कहां पे मिनिमम होगी, तो ये चीज हम यहां से पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें तो एक बात और ध्यान रखना है तुम्हें कि स्टैंडिंग वेव तुम्हारी कैसी होगी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। अब देखो स्टैंडिंग वेव्स की और भी इक्वेशंस होती हैं, अब वो हम देखते हैं कौन कौन सी होंगी। तो देखो और किस तरह से फॉर्मेट हो सकती हैं स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो अदर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, देखो अदर फॉर्म्स, तो अदर इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो देखो क्या क्या है हमारे पास, एक तो यही है हमारे पास, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है आपके पास -2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। और क्या हो सकती है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और क्या हो सकते हैं, और हमारे पास हो सकता है y इज इक्वल टू 2a माइनस का साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ये आपको थोड़ा सा बातों को ध्यान रखना होगा। ये बात क्लियर हो रही है, ओके। अब थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं कि स्टैंडिंग वेव दिखाई कैसे देगी, ठीक है। तो इनको बना लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जल्दी से बनाइए इसको, फिर कुछ न्यूमेरिकल भी बनाना है हमें इस पे, पहले इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे थोड़ा सा।
हो गया? चलिए देखिए, चलिए देखिए, अब अगर हम बात करें कि किस तरह से होती है, तो हमारे पास ये एक वेव है इस तरह से, ये। तो अगर हम ये बोलें कि ये इस तरह से फिक्स है और ये भी यहां पर इस तरह से फिक्स है, तो ये इस तरह से होगी और ये इस तरह से होगी, ये। तो देखो यहां पे अगर हम देखें ये, तो ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ये देखो, और इसके इधर क्या होगा, ये मिनिमम होंगे, जीरो तो इसके बाद ही आ जाएगा ये। तो देखो जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंटी नोड। ठीक है, ये एंटी नोड बन गया, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? नोड। और ये भी क्या रहेगा? नोड। चलिए भाई ठीक है, तो नोड पे एम्पलीट्यूड कितना होता है? यहां पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड वो हमारा कितना होता है? 0। लेकिन यहां पे क्या होता है एम्पलीट्यूड? यहां पे हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम। कैसा होगा बताओ? मैक्सिमम। अच्छा, अब और इसमें अगर हम बात करें तो देखो हम इसमें क्या कह सकते हैं, नोड की अगर हम बात करें, नोड, तो नोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द पॉइंट वेयर मीडियम पार्टिकल is not free to oscillate, is not free to oscillate। क्या नहीं कर सकते? ये ऑसिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, जब ऑसिलेट नहीं करेंगे तो देखो क्या होगा, समझना जरा बात को। अगर मेरे पास मान लो ये चीज है कोई, ठीक है, ये इस तरह से है मेरे पास, इस तरह से हम समझ लें इसको, ये कोई चीज है मेरे पास और कुछ है भी नहीं मेरे पास, तो ये है मेरे पास। अब मान लो यहां पे अगर कोई वेव ऐसे आके इसको उठाना चाहे, अब मान लो ये ऐसे ऊपर चला जाए, ठीक, फिर कोई वेव आए जो नीचे आए, तो फिर ये नीचे आ जाए। तो जब अगर ये ऊपर नीचे जा सकता है तो क्या होगा? इट इज फ्री टू मूव। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहां इसको फिक्स कर दिया, अब एक वेव ऐसे आ रही है और ये ऊपर उठ रही है। जब ऊपर उठ रही है तो इसको क्या कर रही है? देखो, दबा रही है। जब इसको ऐसे दबाएगी तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे इट विल क्रिएट दी हाई प्रेशर। यहां पे प्रेशर क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। तो नोड्स जो होते हैं तुम्हारे, नोड्स, तो नोड्स में क्या होता है? प्रेशर हाई हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? हाई प्रेशर। क्या लिखेंगे यहां पे? बोलो, हाई प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा। अब अगर हम एंटी नोड की बात करें, एंटी नोड, तो एंटी नोड अब देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? ऑल पार्टिकल execute SHM and with different amplitude ओके। चलिए करिए इसको आप लोग। तो एंटी नोड क्या है हम लोग के पास? इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे क्या? SHM। अब जरा सोचो, अगर ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा? ऊपर जाएगा, फिर ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, फिर ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जाएगा। तो सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एक वक्त में एक ही फेज में चल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ना, ऑल आर इन सेम फेज। बोलो जल्दी से, तो क्या कह सकते हैं? ऑल आर इन सेम फेज। अब जब ये नीचे आएंगे तो सारे पार्टिकल भी क्या करेंगे? नीचे आएंगे। तो दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है? ऑल आर इन सेम फेज। कैसे रहते हैं बताओ? सेम फेज में रहते हैं। अच्छा, अगर सेम फेज में रह रहे हैं तो दूसरी बात एक और, नो प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज यानी यहां पे प्रेशर कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? हाई
हाई नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या लिखेंगे बोलो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे बोलो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये हमें पता होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम्हें याद रखनी है, किसके लिए, इसके लिए। अब हमें ये देखना है इनकी लोकेशंस कहां पे होगी, क्या होगा, कैसे करना है। ठीक है, आओ देखते हैं, उसको समझते हैं। देखो, डन, ओके। अब हमें थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूं, देखिए, मिटा दें इसको, चलो लिख लो इसको, मैं यहां लिख देता हूं जब तक। देखो, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये इस तरह से कोई स्ट्रिंग है, दिस इज आवर स्ट्रिंग, ठीक, ये। अब मान लीजिए कि एक वेव मेरी इसमें इस तरह से मूव कर रही है, ठीक, दिस इज आवर वेव। अब क्या हुआ कि रिजिड सपोर्ट है तो क्या होगा, यहां पे ट्रफ आया है तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्रस्ट, तो ये ऐसे मूव करेगा। पक्का, ठीक है। अब सोचो जरा, तो देखो, ये वाला पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, ये वाला पार्टिकल भी मूव नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कर रहा है। तो अभी आपको बताया गया कि जो पार्टिकल मूव नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नोड्स। क्या कहलाएंगे, नोड्स। तो ये भी क्या हो गया, नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, और ये भी नोड हो गया कि नहीं। अच्छा, तो जहां पर मैक्सिमम होगा, जहां पर क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो, यहां पे हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, और यहां पर हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंटी नोड। एंटी नोड, ये भी क्या कहलाएगा, एंटी नोड, और ये भी क्या कहलाएगा, एंटी नोड कहलाएगा कि नहीं। अब जरा एक और बात समझते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ये 0 है तो ये कितना होगा, सोचो, तो ये होगा हमारे पास लैम्डा बाई 4। कितना होगा बताओ, लैम्डा बाई 4। अच्छा, तो ये कितना होगा, ये यहां से ये कितना होगा, तो ये होगा लैम्डा बाई 2 होगा। अच्छा, फिर ये कितना होगा बताओ, ये, तो ये होगा हमारे पास लैम्डा, यानी कितना हो जाएगा, देखो, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा बाई 4। 3 लैम्डा बाई 4। तो अगर हम यहां से यहां का डिफरेंस लें तब भी क्या आएगा, लैम्डा बाई 2, सॉरी लैम्डा बाई 4। तो हम क्या कह सकते हैं, अब देखो, अगर हम एंटी नोड के बारे में बात करें, एंटी नोड कहां कहां पर आ रहा है, तो अगर हम एंटी नोड की बात करेंगे तो एंटी नोड कहां आ रहा है, एक तो आ रहा है लैम्डा बाई 4 पे, फिर कितने पर आ रहा है, देखो यहां पे अगर हम पहुंच जाएं तो कितना आ रहा है, 3 लैम्डा बाई 4 पर, फिर कितने पर आ रहा है, फिर कितने पे आ रहा है, ये लैम्डा हो गया भाई, पूरा लैम्डा हो गया ना, हाफ लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा, फिर लैम्डा बाई 4। तो जो एंटी नोड की पोजीशन है, यानी पोजीशन ऑफ एंटी नोड इज इक्वल टू कितना है, देखो लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, फिर कितना है 5 लैम्डा बाई 4, फिर कितना है फिर कितना है 7 लैम्डा बाई 4। ठीक, ऐसे करते करते हम पहुंच रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी लोकेशन जो कि nth वाले की वो होगी 2n प्लस 1/4 लैम्डा, और n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, 2n माइनस 1। ठीक है, तो कितना होगा ये, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो दीज आर द लोकेशन ऑफ योर एंटी नोड। अगर हम नोड की बात करें तो नोड किसने पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, फिर लैम्डा बाई 2 पर आ रहा है, फिर लैम्डा पे आ रहा है, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पर आ रहा है, फिर लैम्डा पे आ रहा है, 2 लैम्डा पे आ रहा है। ठीक है, तो लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बाई 2 का जो मल्टीपल होगा उस पर ये काम करेगा। कैसे करेगा, देखो, अगर हम एंटी नोड यानी नोड की बात करें तो कैसे लिखेंगे, देखो, पोजीशन ऑफ नोड, पोजीशन ऑफ नोड, देखिए, पोजीशन ऑफ नोड, अगर हम नोड की पोजीशन की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं। तो नोड पहले कहां आया, 0 पर आया, तो नोड की बात कर रहे हैं ना, तो पहला आ रहा है 0, फिर कितने पर आ रहा है बताओ, लैम्डा बाई 2, फिर कितने पर आ रहा है, लैम्डा बाई 2, फिर कितने पर आ रहा है, देखो लैम्डा बाई, देखो ये 0 हो गया, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, फिर कितने पर आया, लैम्डा पर आया, फिर कितने पर आ रहा है, 3 लैम्डा बाई
2 पर आ रहा है, फिर कितने पर आ रहा है 2 लैम्डा पर आ रहा है, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये इस तरह से वेरी आउट होता चला जाएगा। सही है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, क्या लिख सकते हैं बताओ? एंटी नोड और नोड के बीच में लैम्डा बाई 4, कहीं पर भी देख लीजिए, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। अच्छा, दूसरी चीज, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड, तो क्या होगा 2 कंसेक्यूटिव में? देखो ये कितना है यहां से यहां तक, ये कितना हो गया लैम्डा बाई 2, ये देखो ये है हमारे पास लैम्डा बाई 4, और ये कितना है यहां पे हमारे पास 5 लैम्डा बाई 4, नहीं 3 लैम्डा बाई 4, ये है हमारे पास। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो देखो ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, तो कितना आ रहा है लैम्डा बाई 2, 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच में ये होगा। अगर हम ये निकालें डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड के बारे में अगर हम बात करें, तो बताओ नोड में क्या होगा? तो ये हमारे पास नोड, इसका डिफरेंस लो लैम्डा बाई 2, इसका लो लैम्डा बाई 2, इसका लो लैम्डा बाई 2, तो ये भी कितना आ रहा है लैम्डा बाई 2 ही आ रहा है। कितना आ रहा है लैम्डा बाई 2, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए बनाइए इसको जल्दी से, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो करें, चलिए आइए देखिए। अब कर दें, ओके। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसके लिए हमें इसको बनाना है। कैसे करेंगे बताओ, क्या कह रहे हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव हैव एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी इज 8 सेंटीमीटर, 30 हर्ट्ज, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो क्या करना है हम लोगों को, समझते हैं। तो ये है हमारे पास, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो हम इसको क्या बोलेंगे, तो क्या क्या में दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ 0.08 मीटर। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। दूसरा क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 30 हर्ट्ज एसआई में है, और वी कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं इसको 1.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो इक्वेशन लिखनी है, तो हमारी इक्वेशन हमने क्या रीड की है, तो हमने रीड की है y इज इक्वल टू ए साइन, या तो ऐसे लिख लो जैसे लिखा तुमने, कैसे लिखा a cos kx साइन ओमेगा t, लिखा था कि नहीं? बिल्कुल।
अब इसका हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें k चाहिए और ओमेगा चाहिए, उसके बाद हमें काम करना है। तो देखो k निकाल लेते हैं। तो k याद है ना कैसे निकालते हैं। k इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। अच्छा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा होता है 2 पाई f। तो कितना है बताओ, f कितना है, ये रहा हमारे पास। तो कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 30, तो कितना आ गया बताओ 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। चलिए ठीक। अब एक और चीज k अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें यह भी पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है। तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई k। v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा बाई k। तो अगर ओमेगा बाई k तो ये कितना दिया हुआ है 1.8, ओमेगा कितना आ गया हमारे पास 60 पाई, k निकाल लो बस अपॉन k। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 1.8। तो इसको हटा दो, यहां पे एक और जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये थोड़ा देख लेते हैं। तो 6 इंटू 100 पाई बाई 18, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना आ रहा है हमारे पास 100 पाई बाई 3। दिस इज k, दिस इज k। अब निकाल लेते हैं इक्वेशन। तो क्या लिख सकते हैं बताओ। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू ए कितना है मेरे पास 0.08 cos k की वैल्यू कितनी है 100 पाई बाई 3x इंटू साइन ओमेगा कितना आया 60 पाई इंटू टी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ गए नहीं बात को। तो ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़े अब हम इसमें। चलिए अब देखते रहते हैं और। अच्छा इसमें 2a होगा तो ये कितना आ जाएगा 1.6 यानी 0.16, ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। ठीक, तो ये मिल गया हमारे पास। इसी के तरह से और भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, यू कैन डू दिस, ठीक है। चलिए अब इसमें हम दूसरा टॉपिक जो है वो आपका वो हम लोग करेंगे। तो वो है हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो हम ये देखना चाहते हैं। देखिए आइए करें, आइए देखो। तो क्या करना है हम लोगों को, स्टैंडिंग वेव्स in a string which are fixed at both ends ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या होगा, ठीक। तो अगर हम बात करें तो उसके अंदर मोड्स देखेंगे हम लोग, डिफरेंट मोड्स। तो क्या होते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। तो उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहला होता है फंडामेंटल मोड। क्या होता है फंडामेंटल। तो देखो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, जैसे को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है कोई ये, और ये इसके अंदर इस तरह से हमने फिक्स कर दिया। ये जो लेंथ है हमारे पास ये L है। तो हमें क्लियरली इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो अगर हम तुमसे ये बोलें कि ये है हमारे पास इस तरह से ये, ठीक, तो ये है हमारे पास।
तो अगर हम इसकी बात करें कि ये है हमारे पास, तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो आगे ना, दिस इज व्हाट, एंटी नोड, ये क्या है हमारे पास, एंटी नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज ऑल्सो नोड, ये भी नोड हो गया हमारे पास। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये बताओ यहां से यहां तक क्या है, तो आप बोलेंगे दिस इज लैम्डा बाई टू, दिस इज लैम्डा बाई टू, क्योंकि हाफ वे बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टू। तो हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल। तो यहां से अगर हम लैम्डा निकालें तो क्या आ जाएगा, 2l। कितना आ जाएगा बोलो, 2l। अगर 2l हमारे पास आ रहा है तो बताओ इसमें वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है t बाई म्यू अंडर रूट, यही होती है ना टेंशन स्ट्रिंग में, याद है ना। अब देखो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है बताओ, फ्रीक्वेंसी, इसको 1 बोल दें। अगर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिखेंगे, v अपॉन लैम्डा। तो क्या लिख देंगे बताओ, v कितना है हमारे पास, v तो यही है हमारे पास, तो इसको रहने देते हैं v को v, और ये कितना है 2l, कितना है बताओ 2l। अब ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है f1, इसको v बाई 2l हमने लिख लिया। अब इसको क्या क्या कहते हैं ये समझते हैं। तो इसको एक तो नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक। दूसरा इसे कहते हैं फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन। और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक। ये क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, या हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं इसमें सेकंड हार्मोनिक। तो अगर हम सेकंड हार्मोनिक की बात करें, सेकंड हार्मोनिक, तो अगर हम सेकंड हार्मोनिक की बात करें तो देखो कैसे करेंगे। तो सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा समझना जरा, ये है मेरे पास, ठीक। आ गया ये हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, नोड, ये क्या हो गया एंटी नोड, ये क्या हो गया नोड, ये भी एंटी नोड, और ये भी क्या हो गया नोड, ठीक है ना। हमेशा हमने क्या देखा था कि दो सक्सेसिव नोड के बीच में हमेशा एक एंटी नोड होगा, और दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में हमेशा एक नोड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बताओ, नोड। तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं कि ठीक है ये चीज है हमारे पास, तो इसकी लेंथ अब भी कितनी मानेंगे हम लोग, एल ई है हमारे पास, ठीक है। तो अब बताओ क्या है, अब बोलेंगे आप ये तो लैम्डा हो गया, भाई देखो ना, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, एल हो गया। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एल। अब जब लैम्डा इज इक्वल टू एल हो गया तो हम अब फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं F2। तो क्या लिखेंगे बताओ इसको, तो F2 को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे F2 को, तो F2 को लिखेंगे V बाई लैम्डा, और लैम्डा ही क्या है L, तो आ जाएगा हमारे पास V2 इज इक्वल टू V बाई लैम्डा। अब जरा ध्यान से देखें इसको, अगर हम तो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू V अपॉन 2L। अब बताओ V अपॉन 2L क्या है हमारे पास, तो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, F2 इज इक्वल टू 2F1। क्या लिख सकते हैं बताओ, 2F1। अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं फर्स्ट ओवर टोन, या इसका दूसरा नाम होता है सेकंड हार्मोनिक। क्या होता है इसका, सेकंड हार्मोनिक, या क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है ना। अब इसका सेकंड ओवरटोन हम देखना चाहते हैं, या थर्ड हार्मोनिक। तो अगर हम थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो हाउ वी कैन फाइंड इट, ठीक है। देखिए थर्ड हार्मोनिक कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम बात करें कि हाउ वी कैन फाइंड थर्ड हार्मोनिक, तो देखो कैसे करेंगे। अब हम निकालने जा रहे हैं इसमें थर्ड हार्मोनिक। तो अगर हम थर्ड हार्मोनिक की बात करें, थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा देखो,
दिस। ठीक, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, नोट 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 और नोट, एंटी नोट और एंटी नोट। ठीक, तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये अब भी एल लेंथ का ही होगा, दिस इज लेंथ एल, क्या है बोलो, एल लेंथ ही है हमारे पास। तो अगर ये एल लेंथ है तो कितना होगा, देखो यहां से यहां तक एक वेव कंप्लीट होगी तो कितनी होगी, लैम्डा, और यहां से यहां तक कितना, लैम्डा बाई 2, तो क्या लिखेंगे, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई 3। कितना हो गया बताओ, 2l बाई 3। अगर ये 2l बाई 3 हमें मिल गया यहां पे, ठीक है, तो ये अगर हमें 2l बाई 3 अगर मिल रहा है तो अब हम क्या बोलेंगे, तो हमें फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो अब हम क्या लिखेंगे, f3, क्यों, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द थर्ड हार्मोनिक। तो अगर थर्ड हार्मोनिक हम यहां निकाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको बताओ, तो v बाई लैम्डा, और लैम्डा इन टर्म ऑफ l कितना है, हम लिखेंगे v अपॉन 2l बाई 3, यानी 3 इंटू v बाई 2l। तो ये जो v बाई 2l है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या लिखेंगे, f3 इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ f1। क्या बोलेंगे, थ्राइज ऑफ f1। तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहा जाता है सेकंड ओवरटोन। क्या बोलते हैं बताओ, सेकंड ओवरटोन। और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम फोर्थ हार्मोनिक निकालें, फिफ्थ हार्मोनिक निकालें, तो वो हमारे आराम से निकलते चले जाएंगे। अब जरा एक चीज समझते हैं, फॉर nth हार्मोनिक अगर हम बात करें तो हाउ वी कैन फाइंड द nth हार्मोनिक। अब आइए समझते हैं, देखो, तो हम अब निकाल रहे हैं nth हार्मोनिक, तो अगर हम nth हार्मोनिक की बात करें, किसकी बात करें, nth हार्मोनिक, तो nth हार्मोनिक क्या होगा हमारे पास, देखो, तो हमारे पास होगा f ऑफ nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n इंटू v अपॉन 2l। ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, देखो f1 क्या था, f1 हमारे पास था 1 इंटू वी बाई 2l, f2 क्या था, तो वो था हमारे पास 2 इंटू वी बाई 2l, और f3 क्या था हमारे सब पास बताओ, 3 इंटू वी बाई 2l। तो ऐसी तो आ रहा है, तो nth में भी तो यही होगा, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज योर nth हार्मोनिक, वेयर n की वैल्यू क्या होगी बोलो, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं, नंबर ऑफ हार्मोनिक कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ हार्मोनिक। तो देखो नंबर ऑफ हार्मोनिक जो होगा, इसको पता करने का तरीका है नंबर ऑफ कंप्लीट लूप, नंबर ऑफ कंप्लीट लूप्स, यानी इसमें जो लूप्स बन रहे थे उतने ही हार्मोनिक थे। भाई जितने लूप बन रहे थे उतने ही क्या थे, हार्मोनिक। कैसे थे, देखो अगर हम इसकी बात करें तो कैसे बनाया था हमने, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ही लूप था, फिर हमने क्या बनाया, ऐसे ले लिया था, फिर हमने ऐसे दो लूप बना लिए थे तो इसको सेकंड हार्मोनिक बोला था, फिर हमने 3 ले लिए तो थर्ड हार्मोनिक बोला था, तो जितने होंगे। अच्छा, अब बात आती है ओवरटोन कैसे पता करेंगे, ओवरटोन। तो देखो ओवरटोन, नंबर ऑफ ओवरटोन अगर तुम्हें निकालना है, नंबर ऑफ ओवरटोन, तो देखो नंबर ऑफ ओवरटोन जो होती है वो इसके अंदर होती है नंबर ऑफ लूप्स -1। जितने भी लूप्स हो उसमें से 1 घटा देना तो तुम्हें क्या बताने लगेगा, ओवरटोन। तो यहां पे कोई ओवरटोन होती नहीं। अब देखो 2 में से 1 घटाओ तो फर्स्ट ओवरटोन आ जाएगी, 3 में से 1 घटाओ तो सेकंड ओवरटोन आ जाएगी। क्लियर है अब बात। तो दिस इज अबाउट योर स्ट्रिंग। ठीक है, जब वो दोनों फिक्स्ड एंड पे क्या हो जाएगी, फिक्स रहेगी, दोनों एंड्स उसके क्या हो जाने चाहिए, फिक्स, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम करेंगे। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिल जाते हैं, तो न्यूमेरिकल हम लोग 1-2 बना लेते हैं इस पे। चलिए देखें न्यूमेरिकल को, आइए देखिए, देखिए एक ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको हम बनाते हैं। चलिए देखिए, इसको रब कर लें। अच्छा, इसमें एक बात और ये ध्यान रखिएगा, ऑल दी पॉसिबल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। क्या याद रखना है इस वाले केस में, ऑल पॉसिबल इंटीग्रल
multiples of harmonics are present मतलब अगर मैं F1:2, F2:2, F3:2 इस तरह से लिख दूं तो क्या मिलेगा मुझे 1:2, 2:2, 3:2, 4:2, 5:2 एंड सो ऑन, ऐसे मिलने लगेगा। चलिए अब देखिए कि न्यूमेरिकल है मेरे पास, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ इतना, टेंशन इतना एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। सोनोमीटर वो होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि जो हमारे पास अननोन फ्रीक्वेंसी है, अननोन ट्यूनिंग फोकस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको हम चेक करते हैं बाय रेजोनेंस मेथड, ठीक है, ये आप लोग करेंगे रेजोनेंस मेथड, ठीक है, आपकी लैब में है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे समझना, तो हम बोलेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हमसे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर जो होती है वो स्ट्रिंग ही होती है, दोनों फिक्स्ड एंड होते हैं, तो उसकी होगी V/2L। L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो वो आपको बता रखा है। तो L कितना दे रखा है हमें बताओ, 20 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 0.2 मीटर, ठीक है। और हमारे पास क्या है, टेंशन दे रखी है कितनी, 25 न्यूटन, ठीक। और क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया कितना है 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेंसिटी कितना दे रखी है 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब। लिखो इसको जल्दी से। चलिए हो गया बच्चों ये वाला सवाल, चलिए आइए देखते हैं इसको। तो ये है हमारे पास, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, तो इसमें हम लोगों को करना ये है कि बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, तो हमें ये है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ये है, अच्छा v अगर हमें चाहिए तो v के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √T/μ। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब कहां से निकाले, मास तो दिया नहीं उसने, ठीक है। चलिए ये बात भी हम लोगों का है। तो देखो अगर इसका हम मास निकालना चाहें तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास। देखो मास को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस म्यू को हम निकाल सकते हैं इस तरह से, डेंसिटी इंटू एरिया, निकल जाएगा ना, सोच कर देखो, बिल्कुल इस तरह से निकल जाएगा। ये क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या एरिया, तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। चलो यूज करते हैं अब इसका, आइए देखिए। तो बताओ डेंसिटी कितना है हमारे पास, तो डेंसिटी है हमारे पास 10⁻⁴। अच्छा एरिया कितना है हमारे पास, ये रहा एरिया, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 10⁻⁻² इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा कि नहीं। तो कितना आ रहा है बताओ, तो ये आ रहा है 10⁻⁻² kg पर मीटर, ठीक है।
सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, सेंटीमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -2, तो पावर 4 हो जाएगी, तो 6 हो गई, वो हो गया। अब v निकाल लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेंशन कितनी है 25 और ये कितना है 10 टू द पावर -2, तो कितना आ गया, अब 550 आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। चलो अब हम निकाल लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है v अपॉन 2l, तो v कितना है बताओ 50 और ये कितना हो गया 2 इंटू ये कितना है हमारे पास l 0.2, तो 0.2 तो कितना आ गया 5 इंटू 100/4, तो इसको कट कर देते हैं 25, तो हमारे पास आ गया 125 हर्ट्ज। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोगों को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ऑर्गन पाइप। जैसे बांसुरी वगैरह होती है उस तरह का, यानी फ्लूट वगैरह जो होती है वो एक ऑर्गन पाइप होता है, और एक और होता है जिसको आप शहनाई वगैरह बोलते हैं, वो भी एक ऑर्गन पाइप होता है जिसमें एक एंड हम क्लोज करके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करना चाहते हैं ऑर्गन पाइप में, तो आइए चलिए मूव करते हैं हम लोग ऑर्गन पाइप की तरफ। आइए देखिए, ऑर्गन पाइप। आइए देखिए, ऑर्गन पाइप, तो ऑर्गन पाइप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन एंड इज क्लोज्ड। अगर वन एंड क्लोज्ड है तब, तो देखो V इज इक्वल टू क्या था याद है ना, गामा P अपॉन रो। दिस इज दी एयर कॉलम। ठीक है, एयर में बात करेंगे तो वन एंड इज क्लोज्ड। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये वाला बात कर रहे हैं, वन एंड इज क्लोज्ड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको समझते हैं जरा। देखिए, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड मैंने क्लोज कर रखा है, ठीक, और इसकी जो लेंथ है एयर कॉलम की, इसमें एयर फिल्ड होगी, ये है। ठीक है, यहां पे फ्री एयर है, यहां पे बाउंडेड एयर है। ठीक है, तो अब ये बताओ यहां वाले जो पार्टिकल होंगे जब इसमें साउंड आएगा लॉन्गिट्यूडनल, तो ये ऐसे मूव करने लगेंगे, लेकिन यहां पे क्या रहेगा फिक्स। तो यहां पे क्या बनना चाहिए नोड, और यहां पे क्या बनना चाहिए एंटी नोड। तो कैसे आएगा वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन कुछ ऐसे होगा। ये दिस इज द वाइब्रेशन। अब देखो अगर ये वाइब्रेशन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो λ/4 होगा कि नहीं, ये वाली चीज क्या होगी λ/4, यानी हम बोलेंगे λ/4 इज इक्वल टू L, दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे इसको बताओ, इसको बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 4L। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू 4L। सही, ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें F1, तो क्या बोलेंगे F1 को, तो F1 को हम इसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, तो इसमें हम बोलेंगे आपका, ये अगर हम निकालें तो V अपॉन लैम्डा, तो क्या लिखेंगे V अपॉन 4L। ठीक, तो ये हमारा आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पहली चीज क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और क्या कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम देखना चाहते हैं इसमें, नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट हार्मोनिक कैसे निकालेंगे। देखो अगर हम इसकी बात करें इस तरह से, ये तो कैसे आना चाहिए वाइब्रेशन, देखो यहां पे तो एंटी नोड अब भी बनेगा और नोड यहां पे भी बनेगा, यहां पे एंटी नोड और यहां पे नोड, तो कैसे आएगा, ये देखो ऐसे चलता है, ये इस तरह से बनेगा। तो यहां पे क्या आ गया नोड, यहां भी नोड, यहां पे एंटी नोड, और ये क्या हो गया बताओ L।
ये क्या है हमारे पास L। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना है लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4। तो क्या लिखेंगे लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L आ जाएगा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 3। तो क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो इसको हम F3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे F3। अब देखो कैसे बोलेंगे समझना। तो ये आ रहा है हमारे पास, हम लिखेंगे 3 इंटू V बाई 4L। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये है हमारे पास F3, तो इसको क्या बोलेंगे 3F1। तो ये जो है इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, लेकिन सेकंड फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक है, इसमें सेकंड हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, इवन हार्मोनिक नहीं मिलेंगे। तो क्या है हमारे पास थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक पता करें इसमें, तो देखिए क्या होगा। क्या पता करना है हम लोगों को फिफ्थ हार्मोनिक। आइए देखिए, देखते हैं कैसे बनता है। तो अगर हम इसमें फिफ्थ हार्मोनिक की बात करें, सी फिफ्थ हार्मोनिक, तो देखिए अगर हम इसमें फिफ्थ हार्मोनिक की बात करेंगे तो फिफ्थ हार्मोनिक कुछ ऐसा बनेगा। ये एंड दिस इज योर L। क्या ये बताओ L। तो अगर हम यहां पे बात करें, थोड़ा सा इसे बना लेते हैं ये, तो क्या होगा बताओ। तो हम लिखेंगे लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L। तो कितना हो गया 5 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4L बाई 5। तो हम कैसे निकालेंगे इसको बताओ। तो हम इसको निकाल सकते हैं कि F5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ V अपॉन 4L बाई 5, यानी 5 इंटू V बाई 4L। तो क्या आ जाएगा बताओ F5 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 5 इंटू F1। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवर टोन। ठीक है, तो इसी तरह से फिर सेवेंथ हार्मोनिक होगा, फिर नाइन्थ हार्मोनिक होगा। तो इसमें क्या याद रखना है हमें, तो नोट, इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्या इवन हार्मोनिक, इवन हार्मोनिक इज एब्सेंट, यानी इसमें क्या नहीं होगा इवन हार्मोनिक नहीं होगा। तो दूसरी क्या बात याद रखनी है, ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। ठीक, इवन हार्मोनिक नहीं होते हैं, ऑड हार्मोनिक होते हैं। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी का बोलें तो F1 इज टू F3 इज टू F5 इज टू F7 इज टू, इस तरह से मिलेगा। तो क्या आएगा 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 7 इज टू एंड सो ऑन। अब एक एग्जाम्पल अगर हम समझें, यहां पे देखो क्या एग्जाम्पल समझें। अगर आपसे कोई ये बोल दे, क्या बोले, अगर हमसे कोई ये बोले कि ठीक है अगर F1 जो है वो हमारे पास मान लीजिए 50 हर्ट्ज है। कितनी है 50 हर्ट्ज। तो बताइए इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है। तो देखो इसमें हम कैसे पता करेंगे, तो ये तो हमें सुनाई देगी, इसके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी सुनाई देगी। देखो 50 हर्ट्ज अगर फंडामेंटल है तो नेक्स्ट क्या होगी 150 हर्ट्ज, फिर क्या होगी नेक्स्ट बताओ 250 हर्ट्ज, फिर नेक्स्ट क्या होगी बताओ, नेक्स्ट क्या होगी बताओ 350 हर्ट्ज। तो इस तरह से ये बढ़ती चली जाएगी, यानी नॉट स्वीट साउंड, नॉट स्वीट साउंड। क्यों, क्योंकि 50 के बाद सीधा तुम्हें 150 सुनाई देगा, 100 और ये सब सुनाई नहीं देगा, 100 सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना, सीधा क्या सुनाई देगा 150, फिर 150 के बाद सीधा 250, फिर 250 के बाद सीधा 350। तो इस तरह से आपको 100 का गैप आने लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अगर हमारे पास, ठीक है, अच्छा इसमें अगर nth हार्मोनिक निकालना पड़े तो
अगर हम इसमें nth हार्मोनिक निकालें तो कैसे निकालेंगे? nth हार्मोनिक कैसे निकालेंगे? तो Fn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू v बाई 4l, वेयर n इज इक्वल टू, कहां से शुरू होगा n? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन. दिस इज योर nth हार्मोनिक. ठीक है, तो यह आ जाएगा 5 इंटू वी बाई 4l. इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे. नेक्स्ट जो हमें बात करना है वो अब है हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप. ठीक है, अब ये वन एंड क्लोज था, दोनों एंड्स को ओपन करेंगे अब. ठीक है, रब कर दो. ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप. तो समझते हैं ओपन ऑर्गन पाइप कैसे करना है. ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन ओपन पाइप का मतलब है दोनों एंड उसके ओपन हो जाएंगे. ठीक है, तो जैसे हम लोग पहला देख रहे हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. तो देखिए फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा उसको हम कैसे निकालें. ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप इस तरह से होगा. दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप. अब बताओ यहां पे क्या बनेगा? एंटी नोड, फ्री एंड है ना ये, और यहां भी क्या बनेगा? एंटी नोड. ये क्या है हमारे पास? तो दिस इज एल. क्या है ये बताओ? एल. तो आपको ये पता है कि दो एंटी नोड के बीच में हमेशा क्या जनरेट होता है? नोड जनरेट होगा. तो कैसे बनेगा नोड? तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा. ठीक, और ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा. तो ये इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, तो व्हाट हेयर इज नोड. यहां पे क्या बन रहा है? नोड बन रहा है. ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है? एंटी नोड, और यहां पे भी क्या बन रहा है? एंटी नोड. अब बताओ ये लेंथ कितना है? तो ये लैम्डा बाई 4 है, और ये भी कितना है? लैम्डा बाई 4. तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम लिखेंगे लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल. यानी यहां मिल गया हमें लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2l. लैम्डा इज इक्वल टू 2l. तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l अगर हमने लिख लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो देखो अब अगर हम इसमें बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अब जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास वो क्या होगी? तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी F1 इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं? V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा कितना है? तो V अपॉन 2l. तो F1 इज इक्वल टू आ गया V अपॉन 2l. तो क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसी को बेसिक फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. दूसरा क्या कहलाएगा इसमें? फर्स्ट हार्मोनिक. क्या कहते हैं इसको हम लोग? फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक. अब अगर हम नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ले लें इसमें, नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो देखो क्या होगा. तो नेक्स्ट मोड अगर हम ले लें तो देखो कैसे वाइब्रेट करेगा, समझते हैं. ये है हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप. अब देखो अगर हम नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से करेगा कि नहीं? देखो ध्यान से देखना. ये इस तरह से कर रहा होगा. एंड दिस इज एल. दिस इज व्हाट? एल. तो ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये भी एंटी नोड हो गया. तो यहां पे क्या आ गया? नोड, और यहां पे भी क्या आ गया बताओ? नोड. तो दोनों जगह पे हमें नोड मिल गए. तो ठीक है, अब ये बताओ कितना है? तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2. तो लैम्डा आ जाएगा कि नहीं? चलो देख लेते हैं. तो क्या आ रहा है हमारे पास? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल. लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 और प्लस लैम्डा बाई 2. तो कितना हो गया? लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू एल. लैम्डा इज इक्वल टू एल. तो अगर हम अब फ्रीक्वेंसी निकालें F2 तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे V अपॉन लैम्डा. तो क्या आ रहा है? V अपॉन एल. तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू V बाई 2L. तो क्या आ जाएगा? F2 इज इक्वल टू 2F1.
तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक, क्या कहते हैं इसको? सेकंड हार्मोनिक, और क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट ओवरटोन। ओके, तो क्या है हमारे पास? सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, सेकंड हार्मोनिक। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अगर नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं तो उसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। आइए देखते हैं उसको, देखिए। देखिए, तब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें? थर्ड हार्मोनिक, ठीक। अब देखो, अगर हमारे पास ये है इस तरह से, ये, तो इसमें कैसे थर्ड हार्मोनिक होगा? देखो, ये, तो दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एल। ये लेंथ कितना है हमारे पास? एल। दिस इज एंटी नोट, दिस इज एंटी नोट, दिस इज नोट, नोट, नोट। तो एंटी नोट, 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 एंटी नोट, ठीक है, बीच में भी एंटी नोट आ रहे हैं। ओके, अगर ये है हमारे पास, तो देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम इसमें अब बात कर रहे हैं कि इसकी हमें क्या करना है इसके बारे में, तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे हमारा कितना बन रहा है? लैम्डा आ गया, प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, यानी लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, तो कितना आना चाहिए? एल। तो कितना हो गया बताओ? 3 लैम्डा बाई 4, ठीक, नहीं, 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई 3। कितना आ रहा है? 2l बाई 3। तो अगर हम अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, तो देखो क्या करेंगे। अगर हम F3 निकाल रहे हैं यहां पे, तो क्या करेंगे बताओ? तो हम लिखेंगे V अपॉन लैम्डा, तो क्या आ जाएगा? V अपॉन 2l बाई 3, यानी F3 इज इक्वल टू 3 इंटू V अपॉन 2l। तो क्या लिख सकते हैं? F3 इज इक्वल टू 3 इंटू F1, 3 इंटू F1। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड ओवर टोन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेकंड ओवर टोन, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम nth हार्मोनिक की बात करें इसके अंदर, किसकी? nth हार्मोनिक। तो देखो, अगर हम nth हार्मोनिक को निकालें इसके अंदर, तो कैसे आएगा? तो nth हार्मोनिक हमारे पास आ जाएगा f nth इज इक्वल टू n इंटू F1, मतलब n इंटू V अपॉन 2l। तो दिस इज योर nth हार्मोनिक, एंड दिस इज व्हाट? n माइनस 1th ओवरटोन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे आ रही है हमारे पास? तो देखो, इसके अंदर ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब इवन और ऑड दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम इसमें बात करें अब F1 is to, F2 is to, F3 is to, F4 is to डैश डैश, तो क्या आएगा? 1 is to, 2 is to, 3 is to, 4 is to, 5 is to एंड सो ऑन। तो ये हमें यहां पर मिल जाएंगे। तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमारे पास देखिए, एक एग्जाम्पल अगर ये है हमारे पास, क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल अगर ये है हमारे पास कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास मान लीजिए 25 हर्ट्ज है, तो बताइए और ओपन ऑर्गन पाइप में कौन सी
पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो अगर हम उनकी डिस्कस कर लें, उनको डील करें हम लोग, तो कैसे करेंगे? देखो, अगर हम इसकी बात करें तो कौन कौन सा होगा सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो फंडामेंटल कितना है, तो F1 कितना है हमारे पास 25 हर्ट्ज। तो अगर हम अब निकाले तो क्या क्या आएगा, 25 के बाद कौन सा आएगा, देखो 25 हर्ट्ज है, इसके बाद नेक्स्ट वाइब्रेशनल मोड कौन सा होता है, सेकंड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें, 50 हर्ट्ज सुनाई देगा। फिर कितना सुनाई देगा, 25 और जोड़ दो तो 75 हर्ट्ज सुनाई देगा। फिर 100 हर्ट्ज भी सुनाई देगा, फिर 125 हर्ट्ज भी सुनाई देगा और 150 हर्ट्ज भी सुनाई देगा। इस तरह से ये हमें सुनाई दे रहे होंगे। तो ऑल द पॉसिबल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या रहता है, स्वीट साउंड रहता है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, सुनने में आपको अच्छा लगेगा। कोई भी उसमें हार्मोनिक जो है वो क्या नहीं है, एब्सेंट नहीं हो रहा है। अगर एब्सेंट नहीं हो रहा है तो फिर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ी चीजें हैं जिसको हमें मेमोराइज कर लेना है। अच्छा, अब बात आती है कि आप हार्मोनिक्स पहचानेंगे कैसे, कौन सा हार्मोनिक है। तो देखो, इसमें अगर हमें nth हार्मोनिक निकालना भी है, ठीक है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स अगर पता करना है, कैसे क्या पता करना है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो देखो, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कंप्लीट लूप प्लस 1, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे कर दिया, अब समझना जरा। देखो, अगर मेरे पास ये चीज है, ये देखो, सबसे पहला मोड क्या था इसमें, ऐसे ही तो था कुछ, ये देखो ये। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ कंप्लीट मोड कितने, कंप्लीट लूप कितने हैं, तो 0। आपने क्या करा, 0 है, अब +1 और कर दो तो आ गया। तो आ गया ना फर्स्ट हार्मोनिक, कौन सा मिल गया, फर्स्ट। अब यहां पे देखो, यहां पे कितने लूप हैं कंप्लीट, 2। तो अगर यहां पे लूप 2 हैं और +1 कर दो तो क्या आएगा, थर्ड। अब देखो यहां पे कौन सा हार्मोनिक बोल रहे हैं आप, थर्ड हार्मोनिक बोल रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं, समझ रहे नहीं बात को। तो हम क्या करेंगे, इनको डील कर लेंगे। तो इस तरह से हम इनको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतना ही रोक लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सीधा इसके न्यूमेरिकल करेंगे। और नेक्स्ट जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं इसमें बस अब 2 टॉपिक रह गए तुम्हारे, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, उनको हमें डील करना है। तो आई होप मेरे ख्याल से 2 लेक्चर मिनिमम मान लीजिए, कम से कम 2 लेक्चर, ठीक है। अगर 2 लेक्चर में नहीं होता तो 3 लेक्चर आपके लगेंगे, इसको पूरा कर देंगे अब हम, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो आई होप 2 लेक्चर में हम इसको कोशिश करेंगे करने का पूरा। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू।